हेलो फ्रेंड, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात करूँगी यूनिट 4 पे, जो कि हमारा है स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसके पहले कंप्लीट 3 यूनिट आपको करा दिए गए हैं, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक करके एक बार जो है वीडियो सारा देख लीजिएगा, तब आप यूनिट 4 पढ़ेंगे तो यूनिट 4 आपको क्लियरली समझ में आएगा। 4.1 है हमारा स्पीच प्रॉब्लम, जिसमें हमें आर्टिकुलेशन एरर, वॉइस एरर और सुप्रासेगमेंटल एरर, इन तीनों एरर के बारे में हमें जानना है। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉइस एरर, वॉइस प्रॉब्लम की मतलब क्या है, आपको नॉन सेगमेंटल जो एरर्स हैं, आर्टिकुलेशन एरर का मतलब है जो सेगमेंटल एरर हैं, और जो सुप्रासेगमेंटल एरर है मतलब वाणी के जो तीनों पैमाने थे, उन्हीं तीनों पैमाने में क्या क्या दोष हो सकता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें स्पीच इंटेलिजिबिलिटी के बारे में आपके पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच। आपको दिया गया है 4.3 में, और 4.4 में दिया है इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच इन टर्म ऑफ वॉइस, आर्टिकुलेशन एंड सुप्रासेगमेंटल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है स्पीच प्रॉब्लम और यहाँ पे लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच। मतलब जो चीज़ आप यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जैसे आपने आर्टिकुलेशन एरर में कुछ चीज़ें पढ़ी, तो कैसे आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे, कैसे आप मूल्यांकन करेंगे, वो आपको इसमें पढ़ना है। और लास्ट आपका 4.5 है। अगर मैं बात करूँ 4.5 के, लिखा है प्रोफाइलिंग इन स्पीच ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है जहाँ से आप पढ़ेंगे अपना पूरा। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो सब हम आपके साथ कवर कर रहे होंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है, तो आप लोग ही हैं जो उन बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंचा सकते हैं। तो आपको एक शेयर तो सभी बच्चों को करना है। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो फिर जान लीजिए कि आपका पढ़ना भी यहाँ पर व्यर्थ है। एक शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। बात करेंगे स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट में कि जो श्रवणबाधित बच्चे रहते हैं उनमें क्या क्या वाणी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या स्पीच से रिलेटेड क्या क्या उनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वो चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, कोई भी श्रवण दिव्यांग बच्चों में क्या होता है, समानता श्रवण जो आपका श्रवण क्षतिग्रस्तता के फलस्वरूप वाणी एवं भाषा दोष जो है वो उत्पन्न हो जाता है। कोई भी बच्चा रहता है, देखिए वो सुन नहीं पाता, और ना सुनने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को ग्रहण नहीं कर पाता, और जब उसके पास बहुत मात्रा में भाषा नहीं होती है तो वो बोल भी अच्छा नहीं पाता है। ठीक है, और उसकी लैंग्वेज में जैसे वो कुछ बोल भी रहा है, जैसे कोई वर्ड वो सीख भी लिया तो उसको स्पष्ट रूप से उच्चारित नहीं कर पाता है, तो उसमें भाषा और वाणी विकार जो है ये पाया जाता है। श्रवण क्षतिग्रस्तता के कारण बालक वातावरण में पाई जाने वाली ध्वनियों को सुनकर समझने में असमर्थ होता है, जिसके कारण बालक के अंदर संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैंने आपको वही बातें बताई कि बच्चा नहीं सुन पा रहा है, नहीं सुन पाएगा तो वो लैंग्वेज को क्या सीखेगा। अगर मान लीजिए कोई लैंग्वेज सीखता भी है तो उसका सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाता है, जिससे उस बच्चे में वाणी और भाषा विकार संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं। यह समस्या बालक के सुनने के साथ साथ जो मुख्य गुहा के अंगों को लंबे समय तक कार्य न करने के कारण रचनात्मक और कार्यात्मक त्रुटियों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जो श्रवण क्षतिग्रस्तता है वो वाणी एवं भाषा विकार में दोष पाया जाता है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकुलेशन एरर पढ़ेंगे। देखिए, उच्चारण दोष सामान्यतः श्रवण दिव्यांग से ग्रसित व्यक्ति या बालक में पाया जाता है। जो श्रवण दिव्यांग वाले व्यक्ति रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, सामान्य व्यक्तियों में भी देखने को मिलता है, बट ज़्यादातर ये दोष जो है वो आपको श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों में देखने को मिलेगा, जिसका आकलन करने से पहले उच्चारण प्रक्रिया के बारे में जानना आवश्यक है। और देखिए, उच्चारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क से प्राप्त सूचना के आधार पर जो लंग्स होते हैं, लंग्स से निकलने वाली वायु का झोंका जब वोकल कॉर्ड पर झटके के साथ टक्कर मारता है तो वहाँ पे कंपन होता है, जिससे मुख गुहिका के अंगों की सहायता से व्यंजन ध्वनियों में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे उच्चारण कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था उच्चारण क्या होता है। ठीक है, आप शुरू से हमारे साथ उच्चारण पढ़ते चले आ रहे हैं। और यहाँ पे बात करेंगे वॉइस प्रॉब्लम की। और देखिए, उच्चारण दोष में अगर हम बात करते हैं तो एक सोडा आता है आपका, जिसे आप सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टोरेशन एंड एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 4 प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं, जिसे सोडा कहा जाता है। उच्चारण दोष का ही यह प्रकार होता है, जब आप सही ढंग से उच्चारण ना कर पाएँ और उसमें कोई विषमता हो आपके बोलने में, वही उच्चारण दोष होता है। और इसमें 4 प्रकार की होती हैं। एक सब्स्टिट्यूशन होता है,
एक ओमिशन होता है, एक डिस्टोरेशन होता है और एक एडिशन होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन करना, ओमिशन का मतलब होता है लोप करना, डिस्टोरेशन का मतलब हो अस्पष्ट तथा एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी प्रकार के दोषों के बारे में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन दोष क्या होता है कि इस प्रकार के उच्चारण दोष में व्यक्ति या बालक किसी अक्षर के स्थान पर दूसरे अक्षर को स्थापित कर देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब से हटा करके किसी दूसरे को जॉब पर रख दिया जाए आप ही की जगह पे, वही कहलाता है प्रतिस्थापन। ऐसे ही जब बच्चा कोई वर्ड बोलता है तो वो किसी एक वर्ड को हटा करके उसी के स्थान पर जब कोई दूसरा वर्ड जो है इंक्लूड करता है, वही प्रतिस्थापन कहलाता है। तथा इस प्रकार का दोष बड़े व्यक्तियों की बजाय छोटे बालकों में जो है वो ज़्यादातर देखने को पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे छोटे बालक की आयु बढ़ती है, यह दोष अपने आप कम होता जाता है। इस प्रकार के दोष से पीड़ित बालक का जो का वर्ग के स्थान पर ता वर्ग का उपयोग वो करता है। जैसे कप है तो तब बोला, कौवा है तो तौवा बोला। मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे तुतुला कर बोलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि किसी एक वर्ड के स्थान पर वो किसी दूसरे वर्ड को ला करके रख देते हैं और उसी का उच्चारण वो करते हैं। ठीक है, यही आपका सब्स्टिट्यूशन एरर कहलाता है। अगला है ओमिशन दोष। ओमिशन क्या होता है, इसका मतलब होता है लोप करना। जैसे आप कोई एक वर्ड बोल रहे हैं, उस वर्ड में जैसे आप कोई एक वाक्य बोल रहे हैं ना, उस वाक्य का कोई एक शब्द जो है या कोई एक लेटर जो है वो आप छोड़ दें। ठीक है, इस प्रकार के दोष भी बड़े व्यक्तियों की बजाय छोटे बालकों में पाया जाता है तथा इस दोष के अंतर्गत बालक कोई भी शब्द बोलते समय शब्द में आए हुए अक्षरों को छोड़ देते हैं। ओमिशन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। तो जैसे कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, कोई एक शब्द वो बोल रहे हैं, तो उसके कोई भी एक लेटर्स को वो छोड़ देंगे। साथ साथ यह भी दोष जो है वो बालक की आयु वृद्धि के साथ कम होता जाता है। कई बार हम देखते हैं कि बालक शब्द अक्षर को बोलते समय छोड़ देता है तथा दूसरे शब्द का उच्चारण करते समय छोड़े गए अक्षर को वापस बोल देता है। इसके अंतर्गत शब्द के अंतिम अक्षर का ज़्यादातर लोप देखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम बालक केवल मध्य अक्षर वाले वाक्य को छोड़ता है। जैसे अमरूद लिखा है ना, अमद कहना, कपड़ा लिखा है कप कहना, ठीक है, लड़का लिखा है तो लक कहना। मतलब इस तरीके से इनमें दोष पाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडा के बारे में आप ज़रूर जानते रहिएगा, उसका फुल फॉर्म ज़रूर जानते रहिएगा। डिस्टोरेशन होता है अस्पष्टता संबंधी दोष में अक्षरों का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता तथा यह दोष छोटे बच्चों की अपेक्षा बड़े व्यक्तियों में ज़्यादा पाया जाता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी अपेक्षा बड़े व्यक्तियों में पाया जाता है। अस्पष्टता रहती है, मतलब बोलेंगे स्पष्ट नहीं रहेगा क्या बोला जा रहा है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में छोटे बालक शब्दों का उच्चारण करते समय केवल अक्षरों का ही लोप करते हैं तथा यह समस्या भी आयु वृद्धि के साथ ठीक हो जाती है, क्योंकि बालक की आयु के वृद्धि में उनके शब्दकोश का ज्ञान जो है वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण बालक अधिक से अधिक व्यंजनों को जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं तथा इस प्रकार का दोष जो है हाईली फ्रिक्वेंसी कॉन्सर्ट में जो है वो अधिक पाया जाता है। जो आपका उच्चारण दोष होता है ना, वो इस तरह का दोष होता है कि बच्चा जब बोल रहा होता है, जैसे जो भी बच्चा रहता है जब वो बोलता है तो वो क्या बोलता है ना, वो स्पष्ट नहीं रहता। ज़्यादातर ये दोष श्रवण वाले बच्चों में ही पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं उनकी वाणी का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो जो वो बोलते हैं, जैसे वो राम बोल रहे हैं तो लाम बोलेंगे, ठीक है, मतलब स्पष्ट नहीं रहेगा कि क्या बोल रहे हैं। इस तरह के दोष ये आपको पाया जाता है। और इसके बाद आपका आ जाता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि बालक जो है वो व्यक्ति जो है निर्धारित शब्द में कुछ ना कुछ जोड़ करके शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे स्कूल है तो स्कूल में ई आगे जोड़ करके स्कूल बोलना, ठीक है। जैसे स्टेशन लिखा है तो स्टेशन को इस तरीके से स्टेशन बोलना। कोई एक लेटर जो है वो अतिरिक्त जोड़ करके बोलते हैं, वही आपका कहलाता है एडिशन दोष, ठीक है। तो ये आपका है। और अब इसमें पढ़ेंगे हम आगे जितने भी प्रकार के दोष हैं हमारे, वो सारे हम पढ़ रहे होंगे। आर्टिकुलेशन दोष देख लिया। अब यहाँ पे हम वॉइस प्रॉब्लम देखेंगे। आवाज़ दोष क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आवाज़ किसी व्यक्ति या बच्चे की पहचान होती है जिसके द्वारा वह अपने मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। जो आवाज़ होती है उसके द्वारा हम मौखिक संप्रेषण जो है वो कर पाते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि जो वाणी होती है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए भी आपका इस्तेमाल की जाती है। और आवाज़ के द्वारा ही जो ध्वनि का ज्ञान होता है कि कोई ध्वनि किस साइड से आ रही है, हम व्यक्तियों को सतर्क करने में भी वाणी का भूमिका होती है। और जिससे यह ज्ञात है कि व्यक्ति लो पिच, हाई पिच या मिड पिच की श्रेणी में, मतलब किस श्रेणी का है वो पता हमें चलता है।
आवाज़ से व्यक्ति के लिंग तथा उम्र का आकलन हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है मेल है फीमेल है, हमें पता चल जाता है। ठीक है, छोटा बच्चा बोल रहा है या एक वयस्क बोल रहा है, आवाज़ से हम समझ पाते हैं। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति या बच्चे की पिच, लाउडनेस और गुणवत्ता के अनुसार मुख से बाहर नहीं निकलती तो उसे हम आवाज़ दोष कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, जो आपका नॉन सिगमेंटल होता है उसके अंतर्गत वॉइस आता है, और वॉइस में आपके आता है पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। तो जब आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी पिच में, उसकी लाउडनेस में, उसकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिले, वही आपका वॉइस दोष कहलाता है। और यह समस्या रचनात्मक या कार्यात्मक दोनों हो सकती है। रचनात्मक का मतलब होता है कि जैसे उसके बनावट में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे जहाँ से स्पीच निकल रही है वहाँ उसके बनावट, उन अंगों के बनावट में कोई प्रॉब्लम हो या उनके कार्य करने में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आपका कहलाता है। और ये किसी भी कारण से हो सकता है। ये आवाज़ दोष जो है मुख्य रूप से रचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से 3 प्रकार के तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, जो उसके टाइप हैं उसी भाग में तो बांटेंगे, जैसे पिच डिसऑर्डर, लाउडनेस डिसऑर्डर और क्वालिटी डिसऑर्डर। अब एक-एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में जान रहे होंगे। मैं आपको इस वीडियो को कोशिश करूँगी कि 2 पार्ट में दूँ, बट अगर एक पार्ट में हो पाएगा तो मैं वो भी करा दूँगी। ठीक है? पिच प्रॉब्लम क्या होता है? तारत्व दोष। तारत्व के द्वारा ही व्यक्ति या कर्ता को उच्च ध्वनि अथवा निम्न ध्वनि का ज्ञान होता है कि किसकी पिच क्या है, वो हमें पता चलती है तारत्व के द्वारा ही। तारत्व से हम यह ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति की आवाज़ लो पिच की है या हाई पिच की। हाई पिच की होगी तो वो फीमेल की होगी, लो पिच की होगी तो वो मेल की होगी। जब किसी व्यक्ति या बच्चे की आवाज़ बाह्य अथवा आंतरिक कारणों के फलस्वरूप पिच ही परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम तारत्व दोष कहते हैं। देखिए, डॉक्टर सुबर का मानना क्या है कि जब किसी कारणवश जो मेल की आवाज़ है वो फीमेल के जैसी और फीमेल की आवाज़ मेल जैसी हो जाए तो वो आपका तारत्व दोष होता है। जैसे दिया गया है कुछ बच्चों का तारत्व 280 से 256 होता है, पुरुष का जो तारत्व होता है 70 से 140 होता है और स्त्री का तारत्व 140 से 280 होता है। ठीक है, तारत्व दोष को बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे पीबरफोनिया होता है, एंड्रोफोनिया होता है, मोनोटोनस होता है, प्रिज्बिक होता है। पीबरफोनिया क्या होता है? जैसे देखिए, वन वर्ड में ऐसे ही आपसे पूछेंगे कि पीबरफोनिया दोष क्या होता है, पता रहेगा तो क्लियरली बता पाएंगे। और बाह्य तथा आंतरिक कारणों से यदि किसी पुरुष की आवाज़ महिला के जैसी हो जाए तो वो पीबरफोनिया होती है। ठीक है, मतलब किसी मेल की आवाज़ फीमेल के जैसी निकले तो वो पीबरफोनिया होती है। यह समस्या समानता रचनात्मक तथा कार्यात्मक दोनों कारणों के साथ साथ बनकर बोलने की प्रवृत्ति या किसी खास विशेषकर्ता की आवाज़ नकल करने के कारण उत्पन्न हो जाता है। सॉरी, देखिए, पीबरफोनिया क्या होता है कि जैसे अगर कोई मेल है वो फीमेल के जैसी आवाज़ निकाले, ठीक है, वो पीबरफोनिया आपका होता है। और ये कभी कभार जैसे बंद करके कोई लोग बोलते हैं ना, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम। बंद करके बोलने का मतलब है, मतलब जिस तरीके से उनकी आवाज़ है उसको छुपा करके वो किसी और तरीके की आवाज़ को निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो दिखाते हैं कि हम बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, तो उस चक्कर में जो है वो फीमेल के तरीके से कभी भी बोलने लगते हैं। अगला है आपका एंड्रोफोनिया। ये हाई पिच डिसऑर्डर होता है। हाई पिच मेल में मतलब फीमेल में पाया जाता है। बाह्य तथा आंतरिक कारणों से यदि किसी महिला की आवाज़ पुरुष के जैसे हो जाती है तो उसे हम एंड्रोफोनिया कहते हैं। ठीक है, यह समस्या रचनात्मक और कार्यात्मक दोनों कारणों से फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती है। जैसे बनकर बोलने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी वजह से भी ये हो सकती है, जब कोई महिला जो है पुरुष के जैसे वो बोलने लगे। ठीक है, आपको याद रखना है एंड्रोफोनिया और पीबरफोनिया। पीबरफोनिया मतलब लो पिच डिसऑर्डर, ठीक है, वो भी कहते हैं उसको, लो पिच डिसऑर्डर भी कहते हैं। और एंड्रोफोनिया मतलब हाई पिच डिसऑर्डर। तो हाई पिच महिलाओं में पाई जाती है, तो हाई पिच डिसऑर्डर जो होगा वो महिलाओं में पाया जाएगा। लो पिच पुरुषों में पाया जाता है, तो लो पिच डिसऑर्डर जो है वो पुरुष में पाया जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखना है। अगला आपका मोनोटोनस होता है। मोनोटोनस का अर्थ है एक ही लय में बोलना, मतलब अलग अलग स्थान पे जो है, जैसे सिचुएशन कोई भी हो, आवाज़ एक जैसी ही निकल रही हो। तब बाह्य तथा आंतरिक कारणों से फलस्वरूप जब किसी व्यक्ति की आवाज़ एक ही लय में निकलती है, जैसे एक ही लय में जब बोला जाता है ना तो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं कभी उतार के बोलूँ, कभी मैं तेज़ बोलती हूँ, कभी मैं धीमा बोलती हूँ, वो सिचुएशन के हिसाब से है जैसे। ठीक है, लेकिन जब मैं एक ही लय में बोलने लगूँ, जब मैं ऐसे ही पढ़ने लगूँ कि जब किसी व्यक्ति की गीत को गुनगुनाता है या तो करता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो मतलब एक ही लय में वो बोले, कोई भी बात एक ही लय में हमेशा करे, तो वो आपका कहलाएगा मोनोटोनस। ठीक है, अगला है पिच ब्रेक। देखिए, पिच ब्रेक क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या बच्चे द्वारा वार्तालाप के समय किसी कारणवश प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था या अंत पूरे वाक्य खत्म होने से पहले तारत्व के टूटने की प्रक्रिया, जैसे कोई बच्चा बोलता है तो बीच में ही रुक जाए, बीच में उसकी आवाज़ फंस जाए, फिर कुछ देर बाद बोले, फिर आवाज़ फंसे, फिर बोले, ये पिच ब्रेक रहता है।
ठीक है। और पिच ब्रेक भी दो तरह के होते हैं, एक असेंडिंग पिच ब्रेक, एक डिसेंडिंग पिच ब्रेक। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है इसके बारे में जानना, एक टाइप का नाम आप जानते रहिए उतना सफिशियंट है, ठीक है। असेंडिंग पिच ब्रेक क्या होता है, किसी वक्ता द्वारा सामान्य वार्तालाप के समय बाह्य तथा आंतरिक कारणों से प्रारंभिक अवस्था में बढ़ते हुए क्रम में तारतम्य के टूटने की प्रक्रिया असेंडिंग ऑर्डर। और पिच ब्रेक और डिसेंडिंग ऑर्डर पिच ब्रेक होता है कि आंतरिक कारणों से अंत में तारतम्य के टूटने की प्रक्रिया, मतलब जब शुरुआत से ही तार टूटने लगे तो वो आपका असेंडिंग और लास्ट से टूटे तो आपका डिसेंडिंग होता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हम प्रबलता दोष पढ़ेंगे, लाउडनेस प्रॉब्लम क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सामान्य व्यक्ति या बालक वार्तालाप करते समय श्रोता से दूरी तथा बाह्य वातावरण में पाई जाने वाली अनावश्यक ध्वनियों के अनुसार अपनी वाणी की तीव्रता को घटा या बढ़ाकर वार्तालाप करते हैं, जबकि प्रबलता दोष से ग्रसित शिक्षार्थी में यह गुण नहीं पाया जाता है। प्रबलता दोष होता है कि जैसे कितनी तेज और कितना धीमा, कब कहाँ कैसे बोलना है। जैसे कोई आपके बगल में बैठा है तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा धीमा बोलेंगे, कोई आपको दूर खड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा तेज बोल करके उसको बुलाना रहता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति इस तेज और धीमे, कब तेज बोलना है कब धीमा बोलना है, इसकी जानकारी उसको ना हो पाए और वो हमेशा एक ही टोन में बोलता है, वही आपका कहलाता है प्रबलता दोष, ठीक है। अर्थचालकता श्रवण दोष धीरे धीरे धीमे स्वर में तथा संवेदी श्रवण दोष तेज स्वर में ये बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखने वाली बात है कि जो अर्थचालकता वाले श्रवण दोष वाले होते हैं, मैंने आपको अर्थचालकता बता रखा है, ठीक है। संवेदी और श्रवण दोष भी मैंने आपको बता रखा है, जो आपने पढ़ा होगा ना स्पीच वाला, मतलब आइडियोलॉजी मैनेजमेंट का पेपर, वहाँ पे बताया गया है ये सारी चीज़ें। तो अर्थचालकता श्रवण दोष जो होता है उसमें व्यक्ति धीमे स्वर में बोलता है और संवेदी श्रवण दोष में व्यक्ति तेज स्वर में बोलता है, ठीक है। और श्रवण दिव्यांगता से ग्रसित बालक में श्रवण क्षति का स्तर यदि अधिक है तो ऐसे बालकों को ऑडिटरी फीडबैक न प्राप्त होने के कारण वोकल फोर्ड में उत्पन्न होने वाले कंपनों की तीव्रता बढ़ जाती है एवं इनके मुख से अति तीव्र एवं कर्कश ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं, ठीक है, जिससे वक्ता की आवाज़ उम्र लिंग वातावरण के अनुरूप नहीं रह जाती है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रबलता दोष मनोवैज्ञानिक दुर्बलता के कारण ही उत्पन्न होता है, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो प्रबलता दोष है वो मनोवैज्ञानिक दुर्बलता के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है, एक होता है माइक्रोफोनिया, एक होता है माइक्रोफोनिया, एक होता है मिक्रोफोनिया, एक होता है माइक्रोफोनिया, एक होता है अफोनिया, एक होता है डिस्फोनिया, ठीक है। हम सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और मैंने आपको बता दिया प्रबलता दोष। अब हम एक एक करके उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के प्रबलता दोष होते हैं। तो पहला होता है माइक्रोफोनिया, ये अति सूक्ष्म आवाज़ होता है, मतलब जब किसी वक्ता की वाणी सामान्य वार्तालाप के समय बहुत कम तीव्रता के निकले तो उसे माइक्रोफोनिया कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे बोले, जी भैया जी ऐसा ही है, ठीक है, मतलब आवाज़ जो है ना वो इतना धीमा निकले कि व्यक्ति सामने बैठा व्यक्ति भी जो है वो सुन ना पाए। बहुत मतलब जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा तेज़ बोलना चाहिए, जहाँ पे उनकी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो जब कम होती है, बहुत कम होती है, तो उसको हम कहते हैं आपका माइक्रोफोनिया। अगला अगर बात करते हैं, इसमें सेवार्थी की आवाज़ की तीव्रता समान स्थान को साथ साथ शोरगुल वाले स्थान तथा वक्ता के बीच अधिक दूरी होने पर भी सामान्य से बहुत कम निकलती है, कि जैसे दूरी ज़्यादा है, जैसे सुनने वाला बहुत दूर है लेकिन जो है वो बोलेंगे धीमा ही, उनकी आवाज़ में वो तीव्रता नहीं आएगी कि वो दूर खड़े किसी व्यक्ति को बुला ले। शोरगुल वाला स्थान है जहाँ पे हमें थोड़ा तेज़ बोलना चाहिए ताकि सामने वाला सुन सके, लेकिन वो जो है बोल नहीं पाते हैं। अगला आपका होता है माइक्रोफोनिया, जो आवाज़ की तीव्रता अधिक हो जाना, मतलब ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आवाज़ को आप सुन ही नहीं पाएंगे, मतलब एक कर्कश भरी आवाज़ जो है निकलती है। कभी का हम जो है अगर बात करते हैं तो अति सूक्ष्म श्रवण दोष वाले को तब भी बर्दाश्त कर सकते हैं कि थोड़ा धीमा बोलेगा, हम थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे, लेकिन माइक्रोफोनिया वाला जो व्यक्ति होता है उसको बर्दाश्त करना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मतलब ये पास कोई बैठा व्यक्ति है तो भी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, और तेज़ कोई दूर है तो इनको बोलना ही है, ठीक है। इस प्रकार की आवाज़ दोष से ग्रसित वक्ता की वाणी की तीव्रता सामान्य से बहुत अधिक होती है, ठीक है। अर्थात ऐसे व्यक्ति या बालक के वार्तालाप के समय शांत वातावरण में वक्ता या श्रोता के बीच कम दूरी होने पर अतिरिक्त ध्वनि के साथ वार्तालाप करते हैं, तो ऐसे सेवार्थियों को माइक्रोफोनिया या पेटिसेंटिव माइक्रोफोनिया हम जो है वो कहते हैं। मतलब इसमें बहुत तेज़ी के साथ वो बोलते हैं, जैसे बगल में बैठा है तो भी चिल्ला चिल्ला के वो बोलेंगे, इस तरीके रहता है, कर्कश भरी आवाज़ निकलती है। उसके बाद अफोनिया होती है। अफोनिया का मतलब होता है जैसे मुख से आवाज़ ना के बराबर निकलना, ठीक है। जैसे बहुत आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो गीत उत गाते रहते हैं, तो एक समय के बाद उनके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल पाती, ठीक है।
तो ये आपका होता है अफोनिया। तो इस प्रकार के प्रबलता दोष से ग्रसित शिक्षार्थी में आवाज़ की तीव्रता हर स्थान, समय तथा स्थिति में समान ही मुख से निकलती है। मतलब इसका मतलब है अफोनिया का मतलब होता है आवाज़ मुंह से निकलती ही नहीं है, ठीक है। और ये आपका दिया है मोनोटोनस, ये आपको दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ख़त्म हो जाता है। और ये मोनोटोनस दिया है कि मोनोटोनस में क्या होता है, हर समय, हर स्थान तथा हर स्थिति में समान ही ध्वनि निकलती है, ठीक है। ये आपका मोनोटोनस यहाँ से हो जाता है, ठीक है। जैसे अफोनिया का मतलब होता है आवाज़ से मुंह का, मतलब मुंह से आवाज़ का ना निकलना, और मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही लय में आवाज़ का निकलना, ठीक है। जब एक ही सुर में बोला जाए वो आपका मोनोटोनस होता है आपका। चलिए एक बार चेक करते हैं। उसके बाद आपका आता है क्वालिटी प्रॉब्लम। क्वालिटी प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप गुणवत्ता दोष कहते हैं, तो गुणवत्ता दोष क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। तो गुणवत्ता होता है जब किसी व्यक्ति या बच्चे की आवाज़ गुणवत्ता सामान्य रूप से अधिक पाई जाए, अर्थात मुखी ध्वनियाँ नासिकी हो जाए तथा नासिकी ध्वनियाँ मुखी हो जाए। मतलब उसके गुण में प्रॉब्लम हो जाए कि जो ध्वनियाँ मुख से बोली जानी चाहिए वो व्यक्ति के नाक से उच्चारित हो रही हैं, और जो नाक से बोली जानी चाहिए वो मुख से उच्चारित हो रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यह आवाज़ की थरथराहट युक्त, सनसनाहट युक्त मुंह से बाहर निकलती है। मतलब जो है एक कपकपी के साथ आवाज़ निकलेगी, बहुत ज़्यादा उसमें हॉर्सनेस रहेगा आवाज़ में, इस तरीके का रहता है। ये 3 भागों में इसको हम बांटते हैं गुणवत्ता दोष को। एक आपका होता है नेसलिटी वाइज, एक होता है ब्रीथनेस वाइज, और एक होता है हॉर्सनेस वाइज, जिसे आप ब्रीथनेस प्लस हॉर्सनेस दोनों का कम्बिनेशन भी कहते हैं। नेसलिटी वाइज का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति या बच्चे किसी कारणवश मुखी ध्वनियाँ नासिकी में परिवर्तित होकर मुख से निकले, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को हम नासिकी ध्वनि दोष कहते हैं। इस प्रकार की समस्या ज़्यादातर श्रवण दिव्यांगता एवं मानसिक मंदता से ग्रसित शिक्षार्थी में पाई जाती है। जो मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्ति रहते हैं इस व्यक्तियों में पाई जाती है, जिनके ओरल ऑर्गन में पाए जाने वाला जिनके ओरल ऑर्गन में जो पाया जाने वाला जो सॉफ्ट प्लेट या उवेला होता है वो किसी कारणवश अत्यधिक नीचे की तरफ जो है वो झुक जाता है। और आवाज़ दोष को मुख्य रूप से जो है हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे जो आपका नासिकी दोष होता है ना, मतलब नेसलिटी प्रॉब्लम होता है, उसको हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे एक हाइपर नेसलिटी, हाइपोनेसलिटी एंड मिक्स नेसलिटी, ठीक है। अभी ये नेसलिटी दोष का जो है, नेसलिटी डिसऑर्डर का ये टाइप है आपका। हाइपर नेसलिटी में क्या होता है कि आवाज़ जो है, अब इस दोष से ग्रसित जो व्यक्ति होगा, बालक के मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ किसी कारणवश ज़्यादातर नाक से ही होकर के मतलब नासिका से होकर के बाहर निकलती हैं, और ज़्यादातर नासिका गुहा से होकर बाहर निकलती हैं। अर्थात जब किसी कारणवश ज़्यादातर नासिका से होकर ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं तो उसे हम कहते हैं आपका हाइपोनेसलिटी। अगला आप मतलब हाइपर नेसलिटी, अगला आपका आता है हाइपोनेसलिटी। इस प्रकार के दोष से जो ग्रसित व्यक्ति रहते हैं या बालक रहते हैं, उनके मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ जो हैं वो थोड़ी बहुत मात्रा में विशेष तथा कभी कभी नासिकी ध्वनियाँ किसी कारणवश मुखी ध्वनियों में वो परिवर्तित होकर बाहर निकलती हैं, उसे हम हाइपोनेसलिटी कहते हैं। और मिक्स नेसलिटी में रहता है कि कभी कोई ध्वनि कभी नाक से निकलेगी तो कभी मुंह से निकलेगी, ठीक है। मतलब फिक्स नहीं रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये मिक्स नेसलिटी का। उसके बाद इसमें सेकंड हम पढ़ेंगे ब्रीथनेस वाइज क्या होता है, जैसे श्वास युक्त ध्वनियाँ क्या होती है। तो जब किसी व्यक्ति या बालक में मुख से निकलने वाली ध्वनियों के साथ अत्यधिक मात्रा में वायु का झोंका बाहर निकले तो उसको हम श्वास युक्त ध्वनियाँ कहते हैं। मतलब जैसे बोल रहे हैं तो आवाज़ में जो है एक मतलब बहुत ज़्यादा सांस खींच करके बोलना या बहुत ज़्यादा उसमें खड़खड़ाहटपन होना, ये सब आपका होता है इसमें। अगला होता है हॉर्सनेस वाइज, मतलब जब किसी व्यक्ति या बाह्य वातावरण या आंतरिक कारणों से मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ अतिरिक्त खड़खड़ाहट, सनसनाहट युक्त निकलती हैं तो उसे हम गुणवत्ता दोष जो है वो कहते हैं। मतलब वो आपका हॉर्सनेस वाइज प्रॉब्लम आपकी होती है। तो इस प्रकार की समस्या ज़्यादातर जो है वो श्रवण दिव्यांगता से ग्रसित या अधिक मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरर इन सुप्रासिंगमंडल के बारे में कि सुप्रासिंगमंडल में क्या क्या दोष होता है। ये आपका अभी जो है 4.1 ही चल रहा है, एक लंबा आपका टॉपिक है ये 4.1। और बात करते हैं अतिकंठात्मक क्या होता है। तो कंठ से निकलने वाली ध्वनियों में, अर्थात बोलने के दौरान जो कंठ से निकलने वाली ध्वनियों में जो होने वाला जो परिवर्तन है, जो स्थान और स्थिति के अनुसार उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम अतिकंठात्मक जो है ध्वनियाँ कहते हैं। मतलब ऐसी ध्वनियाँ जो बोलते वक्त जो है स्थान और स्थिति के अनुसार जो है उनकी बात करते हैं तो उनके कंठ से जो ध्वनियाँ निकल रही है वो उनमें परिवर्तन हो जाता है। वो और रेट ऑफ स्पीच या रिदम इन सबको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
तो जब किसी व्यक्ति या बालक में बाह्य तथा आंतरिक कारणों से ध्वनियों के सुर, लय, ताल, रुकावट या अनुतान के अनुसार मुख से लयबद्ध तरीके से ध्वनियाँ बाहर नहीं निकलती हैं तो उसे हम कहते हैं अतिकंठात्मक श्रवण दोष। तो इस प्रकार का दोष जो है वह ज़्यादातर श्रवण दिव्यांग तथा मानसिक मंदता व प्रमस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित बालकों में पाई जाती है, और जिसका मुख्य कारण है पर्याप्त मात्रा में ऑडिटरी फीडबैक का न मिल पाना। ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो यह मानते हैं कि यह समस्या जो है वो कभी कभी सामान्य पद्धति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अतिकंठात्मक दोष कई प्रकार के होते हैं, आपको उन दोषों के नाम पता होना चाहिए। जैसे आपने अतिकंठात्मक के बारे में पढ़ा ना, इसके अंतर्गत क्या आएगा, स्ट्रेस आता है, असेंट आता है, इंटोनेशन आता है, फ्रेजिंग आता है, पाउज आता है, रेट ऑफ स्पीच आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो दोष भी तो इसी में पाया जाएगा। जैसे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के दोष में जो ग्रसित व्यक्ति या बालक में किसी शब्द या अक्षर पर अत्यधिक दबाव देकर बोलने की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। कभी कभी इस दोष से ग्रसित शिक्षार्थी में जिन अक्षरों का अधिक दबाव देकर बोलना चाहिए उन पर ये बिना दबाव दिए ही बोलते हैं, तो ऐसे दोष को हम स्ट्रेस एरर कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई कह रहा है कि मैं लखनऊ से हूँ, तो आप कह रहे हैं कि मैं भी लखनऊ से हूँ, तो आप भी वर्ड पर ज़्यादा जोर देकर बोल रहे हैं। लेकिन इस दोष से ग्रसित जो व्यक्ति होगा वो किस पर ज़्यादा जोर देना है, किस पर जोर नहीं देना है, इसको समझ नहीं पाते और ऐसे ही जो है बोलते चले जाते हैं। अगला होता है अनुतान दोष या इंटोनेशन एरर। तो ये क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या बच्चे में किसी कारणवश किसी वाक्य के उच्चारण के समय उतार चढ़ाव के साथ वाक्य को बोलने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। एक उतार चढ़ाव का ध्यान रखकर वो नहीं बोल पाते हैं कि जैसे एक गाना गाया जा रहा है तो उसमें उतार चढ़ाव का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। जब आप कोई पोयम करते हैं तो अगर कोई बच्चा ऐसा है या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो उतार चढ़ाव का ध्यान नहीं दे पा रहा है तो उसे कहेंगे इंटोनेशन एरर। उसके बाद होता है वाक्यांश दोष, जिसे आप फ्रेजिंग एरर कहते हैं। तो वार्तालाप के समय या किसी कहानी को पढ़ते समय जहाँ पर एक छोटी सी रुकावट के साथ वाणी को विराम दिया जाता है उसे हम फ्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, यदि किसी कारणवश जब कोई व्यक्ति या वाक्य बच्चा है वह पूर्ण वाक्यांश के खत्म होने के बाद भी वाणी को विराम नहीं देता है या वाक्यांश के मध्य में ही वाणी को विराम दे देता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रेजिंग एरर कहते हैं। मतलब जब जो भी कामा, इन्वर्टेड कामा, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बच्चे को कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना है, इन सब का जब वो ध्यान नहीं दे पाता है वो फ्रेजिंग एरर होता है। रेट ऑफ स्पीच एरर का मतलब क्या होता है, वाणी दर संबंधी दोष होता है। समानता समयावधि में बोले गए अक्षरों या शब्दों की संख्या को रेट ऑफ स्पीच कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड का उच्चारण कर पा रहे हैं, वही आपका रेट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, और 1 सेकंड में किसी व्यक्ति या बालक द्वारा बोले गए अक्षरों की संख्या को हम वाणी दर का मूल्यांकन किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जो है उसका रेट ऑफ स्पीच जो है वो लगभग 5 से 6 सिलेबल होता है और यह लगभग 30 से 40 जो है मिनट में लगभग 30 होता है। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति या बालक की उच्चारण दर कमी या अधिकता हो जाती है तो वो रेट ऑफ स्पीच एरर कहलाता है। अगला है लय दोष, मतलब रिदम एरर। रिदम का शाब्दिक अर्थ है लयबद्धता से है, अर्थात जब किसी व्यक्ति या बालक उच्चारण के समय उतार चढ़ाव, अनुतान, वाणी दर मानक के अनुसार ध्वनियों का उच्चारण में असमर्थ होता है तो उसे हम कहते हैं लय दोष। ठीक है, एक बार और लास्ट होता है आपका एसेंट, अक्षर पर जोर न देना। ठीक है, मतलब गद्य या पद्य, बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जिनमें जोर डाल करके उच्चारण की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ एक तारत्व में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, परंतु बहुत से ऐसे बधिर बच्चे या हैं जो शब्द या अक्षर पर एक ही लय में उच्चारित करते हैं, तो ये आपके अतिकंठात्मक जो लक्षण हैं उनमें कमी पाई जाती है। तो ये आपका पूरा था यूनिट 4.1। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे 4.2 के बारे में, जिसमें हमें स्पीच इंटेलिजिबिलिटी जो है वो हमें पढ़ना है। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है। मतलब शुद्ध वाणी जो है उसका उच्चारण के लिए या स्पष्टता के लिए जो सुप्रा सिगमेंटल और सिगमेंटल का रचनात्मक व कार्यात्मक रूप से सही होना अनिवार्य है। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है तो जितने भी सुप्रा सिगमेंटल, नॉन सिगमेंटल और सिगमेंटल, इन सब के जो वाणी के पैमाने जो दिए गए हैं, मतलब जो वॉइस है, आर्टिकुलेशन है, रिदम है, फ्रेजिंग है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए, उससे आवाज़ बिल्कुल अच्छी निकलती है। ठीक है, ओठ की आकृति, जीभ की आकृति, नरम ताल को कार्य करने की गति, वायु में शुद्धता व स्पष्टता के लिए आर्टिकुलेशन, वॉइस, फ्लुएंसी, स्ट्रेस, फ्रेजिंग के साथ इंटोनेशन आदि को अच्छी तरह से सुनकर समझना अत्यंत आवश्यक है, जिससे मौखिक रूप से शुद्ध व स्पष्ट ध्वनियों का जो है वो उच्चारण किया जा सके। और वही आपका कहलाता है स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। मतलब जब हर एक एक्सेप्ट को ध्यान में रख करके आवाज़ को स्पष्ट रूप से बोला जाता है, वही स्पीच इंटेलिजिबिलिटी होती है।
जो श्रवणबाधित बच्चे में श्रवण क्षतिग्रस्तता अधिक होने के कारण वह उपयुक्त तथ्यों को सुनकर समझने के लिए असमर्थ होता है। और विभिन्न अध्ययनों के द्वारा यह ज्ञात भी किया गया है कि वाणी संप्रेषण का एक प्रमुख माध्यम है, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अपने विचारों, अपनी भावनाओं तथा इच्छाओं को एक दूसरे के बीच व्यक्त करने के लिए स्पष्ट जो वाणी है उसकी ज़रूरत होती है। जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे हम और आप हैं, तो हम अपनी बात को आप तक पहुँचाना चाहते हैं, अपने विचार को, अपनी थोड़ी सी नॉलेज को अगर आप तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसमें वाणी ही एक ऐसा माध्यम है। वाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी प्रॉब्लम को या हमारी बात को आप तक पहुंचाने के लिए। यदि एक दूसरे व्यक्तियों के बीच आपसी सामंजस्य बनाए रखना है तो निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है या आपकी जो वाणी है वो बेहतर हो। ठीक है, शब्दों को अधिक से अधिक अर्जन करने की क्षमता, आपके अंदर क्षमता हो कि आप नए नए शब्दों को सीख सकें। विषय वस्तु का आपको ज्ञान होना चाहिए, किसी कोई भी विषय वस्तु है उसका पूर्ण ज्ञान आपके अंदर हो। विषय वस्तु के साथ शब्दों में परिवर्तन की योग्यता हो, समय के साथ जैसे कोई नया वर्ड आ रहा है तो आप उसको चेंज भी कर सके उसके स्थान पर। संज्ञानात्मक विकास आपका हो, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता हो, आपके अंदर स्मरण करने की क्षमता हो। अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं तो हमारी जो स्पीच की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जबकि श्रवण बाधित व्यक्ति या ग्रसित बालक में बालक के वाणी योग्यता की क्षमता उसके स्तर पर निर्भर करती है। ये श्रवण बाधिता का स्तर माइल्ड टू मॉडरेट है तो और सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस से ग्रसित बालक या बच्ची अपेक्षा इनकी वाणी की योग्यता स्पष्ट होती है। देखिए कि जितना कम वाणी दोष होगा, जितना कम हियरिंग लॉस होगा, उतना ही कम वाणी दोष होगा। हियरिंग लॉस ज़्यादा तो वाणी दोष ज़्यादा। ठीक है, इसी पर निर्भर करता है आपका ये। तो ये हमारा है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4.3 और ये 4.3 आपका है इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच ही दिया गया है। यहाँ 4.14 में वही टॉपिक दिया गया है इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच, तो हम इसको पढ़ रहे होंगे।